नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 जो कि है कीमोथेरेप्टिक एजेंट्स। इस चैप्टर के हम क्लासेस देख रहे थे। इस चैप्टर में हमें क्लासेस दिए गए हैं अलग-अलग, तो उनके बारे में हम देख रहे थे। जो भी कीमोथेरेप्टिक एजेंट के क्लासेस होते हैं उनके बारे में देख रहे थे। तो उनमें से कुछ क्लासेस हमने लास्ट लेक्चर में देख लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम हमारे रिमेनिंग क्लासेस के बारे में देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे अमीनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में। हमारा थर्ड जो क्लास है वो है अमीनोग्लाइकोसाइड। तो इसके बारे में देखेंगे अमीनोग्लाइकोसाइड, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, उनके यूजेस क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड इज अ मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ अमीनो मोडिफाइड शुगर। तो अमीनोग्लाइकोसाइड ये ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें अमीनो मोडिफाइड शुगर जो है वो प्रेजेंट होती है। इट इज़ वाटर सोल्यूबल एंड मोर एक्टिव एट अल्कलाइन पीएच। तो ये वाटर सोल्यूबल होता है और अल्कलाइन पीएच पे ये ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इस तरीके से अमीनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं। इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है फर्स्ट जनरेशन, सबसे पहले कैटेगरी है फर्स्ट जनरेशन, जिसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन। देन नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन, जिसका एग्जाम्पल है जेंटामाइसिन। थर्ड जनरेशन, जिसका एग्जाम्पल है अमीकासिन एंड सिसोमाइसिन। तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट के बेसिस पे अमीनोग्लाइकोसाइड का क्लासिफिकेशन हो गया। देन नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे भी यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है अमीनोग्लाइकोसाइड्स का, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है सिस्टेमिक अमीनोग्लाइकोसाइड्स। तो सिस्टेमिक अमीनोग्लाइकोसाइड्स मतलब जो भी इंजेक्शन के थ्रू दिए जाने वाले अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं उनके बारे में, जो डायरेक्टली हमारे ब्लड में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ऐसे अमीनोग्लाइकोसाइड्स कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन। देन नेक्स्ट है टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड्स। जो टॉपिकली यूज किए जाने वाले अमीनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, नियोमाइसिन एंड फ्रामाइसिटिन। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन हो गया अमीनोग्लाइकोसाइड्स का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे मैकेनिज्म। ये जो अमीनोग्लाइकोसाइड है इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, ये किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में देखेंगे। अमीनोग्लाइकोसाइड बाइंड टू स्पेसिफिक 30th सब यूनिट राइबोसोमल प्रोटीन एंड इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस इन फॉलोइंग 3 वेज। तो अमीनोग्लाइकोसाइड जो है वो बैक्टीरिया के स्पेसिफिक 3S सब यूनिट राइबोसोमल प्रोटीन से जाके बाइंड हो जाता है और उसका प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो इनहिबिट कर देता है, ब्लॉक कर देता है 3 तरीके से। वो 3 तरीके कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं। इंटरफेयर विथ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ऑफ पेप्टाइड फॉर्मेशन। तो जो पेप्टाइड फॉर्मेशन का इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स होता है जो कि पेप्टाइड फॉर्मेशन इनिशिएट करता है, उसके साथ ये इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से पेप्टाइड फॉर्मेशन नहीं होता और जो भी बैक्टीरिया है वो उसके फंक्शंस प्रॉपरली नहीं कर पाता और उसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाता और उसका लाइसिस हो जाता है। ये एक मैकेनिज्म हो गया। देन नेक्स्ट है मिसरीड द एमआरएनए कॉज इनकॉर्पोरेशन ऑफ इनकरेक्ट अमीनो एसिड इनटू पेप्टाइड्स। ये क्या करते हैं, ये जो ड्रग्स होते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड, ये क्या करते हैं, जो एमआरएनए होते हैं इनमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मिसरीड करते हैं, जिसकी वजह से जो भी इन्फॉर्मेशन होती है अमीनो एसिड की वो इनकरेक्ट होती है, जिसकी वजह से जो भी बैक्टीरिया है उसके फंक्शंस प्रॉपरली नहीं कर पाता और वो सर्वाइव नहीं कर पाता। ये दूसरा मैकेनिज्म हो गया। देन नेक्स्ट है इरिवर्सिबली ब्रेक द पॉलीसम्स इनटू नॉन फंक्शनल मोनोसम्स। तो ये जो ड्रग है ये क्या करते हैं, जो पॉलीसम्स होते हैं बैक्टीरिया में उनको नॉन फंक्शनल मोनोसम्स में ब्रेक कर देते हैं। और ये नॉन फंक्शनल मोनोसम्स जो है वो इनका कोई भी रोल नहीं होता, ये नॉन फंक्शनल होते हैं, जिसकी वजह से जो इसेंशियल फंक्शंस होते हैं बैक्टीरिया के वो परफॉर्म नहीं हो पाते और बैक्टीरिया का लाइसिस हो जाता है। ये 3 मैकेनिज्म हो गए, ये 3 वेज हो गए जिसके थ्रू अमीनोग्लाइकोसाइड जो है वो बैक्टीरिया को किल करता है। तो इस तरीके से अमीनोग्लाइकोसाइड का मैकेनिज्म हो गया। देन नेक्स्ट है इंडिकेशन। इसके इंडिकेशंस देखेंगे, मतलब यूजेस देखेंगे। यूजेस क्या है अमीनोग्लाइकोसाइड के, सबसे पहला है एक्यूट कंजक्टिवाइटिस। एक्यूट कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस मतलब क्या होता है, हमारे आइज का डिसऑर्डर है, जो टेंशन होता है हमारे आई में विट्रस फ्लूइड का जो भी प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो एक्यूट कंजक्टिवाइटिस ये कंडीशन ट्रीट करने के लिए अमीनोग्लाइकोसाइड्स का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट है बैक्टीरियल केराटाइटिस। बैक्टीरियल केराटाइटिस मतलब क्या होता है, कॉर्नियल इन्फेक्शन। ये COR मतलब ये कॉर्नियल इन्फेक्शन शॉर्ट में लिखा गया है यहाँ पर।
कॉर्नियल इन्फेक्शन, अगर कॉर्निया में हमारे आइज़ की जो लेयर होती है कॉर्निया, उसमें अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बैक्टीरियल केराटाइटिस। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी अमीनोग्लाइकोसाइड्स का यूज़ किया जाता है। डैक्रायोसिस्टाइटिस, तो इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्रिमल सैक, ये इन्फ्लामेशन है, ठीक है। हमारे आइज़ में जो लैक्रिमल सैक होते हैं उनमें अगर इन्फ्लामेशन आ जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डैक्रायोसिस्टाइसिस। देन नेक्स्ट है डैक्रायोएडेनाइटिस, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड। तो लैक्रिमल ग्लैंड का अगर इन्फ्लामेशन हुआ है, लैक्रिमल ग्लैंड में इन्फ्लामेशन आई है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डैक्रियोएडेनाइटिस। तो इसको ट्रीट करने के लिए अमीनोग्लाइकोसाइड्स का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है कॉर्नियल अल्सरेशन, तो इसका मीनिंग क्या होता है, डिफेक्ट इन इपिथेलियल ऑफ कॉर्निया। तो कॉर्निया की जो इपिथेलियम लेयर होती है उसमें अगर कोई डिफेक्ट आए, उसमें अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉर्नियल अल्सरेशन। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी अमीनोग्लाइकोसाइड्स का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अमीनोग्लाइकोसाइड्स की यहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखेंगे। सबसे पहला है रेनल डिस्फंक्शन, अगर किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है तो उस कंडीशन में हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी में ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। माइस्थीनिया ग्रेविस, माइस्थीनिया ग्रेविस मतलब यहाँ पर क्या होता है, हमारे जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो इस कंडीशन में भी अमीनोग्लाइकोसाइड्स का यूज़ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है तो उस कंडीशन में भी अमीनोग्लाइकोसाइड्स का यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए अमीनोग्लाइकोसाइड्स के। देन नेक्स्ट है डोज, इनके डोज देखेंगे। सबसे पहला है जेंटामाइसिन, इसका डोज होता है 1.5 to 2.0 mg पर kg। देन नेक्स्ट है टोब्रामाइसिन, जिसका डोज होता है 2 to 10 माइक्रोग्राम पर ml, इतना इनका डोज होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है फ्लोरोक्विनोलोन्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। फ्लोरोक्विनोलोन्स आर सिंथेटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड आर प्राइमरीली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फ्लोरोक्विनोलोन्स ये क्या है, ये सिंथेटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं जो कि प्राइमरीली एक्टिव होते हैं किसके अगेंस्ट, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अगेंस्ट ये एक्टिव होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट। इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहला है फर्स्ट जनरेशन, सबसे पहली कैटेगरी है फर्स्ट जनरेशन जिसका एग्जाम्पल है सिनोक्सासिन। सेकंड जनरेशन जिसका एग्जाम्पल है नोरफ्लोक्सासिन एंड सिप्रोफ्लोक्सासिन। देन नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन जिसका एग्जाम्पल है लीवोफ्लोक्सासिन, स्पायरफ्लोक्सासिन। देन नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन जिसका एग्जाम्पल है ट्रोवाफ्लोक्सासिन। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन हो गया फ्लोरोक्विनोलोन्स का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फ्लोरोक्विनोलोन्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पर हम देखेंगे ये किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से बैक्टीरिया को किल करते हैं उसके बारे में देखेंगे। This drug block the synthesis of bacterial DNA by inhibiting bacterial topoisomerase 2 and topoisomerase 4। तो ये जो ड्रग होते हैं ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरियल डीएनए होता है उसका सिंथेसिस ब्लॉक कर देते हैं। जो डीएनए होता है बैक्टीरिया का उसकी जो सिंथेसाइजेशन की प्रोसेस होती है वही ये ब्लॉक कर देते हैं, किसके थ्रू, बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल टोपोआइसोमरेज 2 एंड टोपोआइसोमरेज 4। तो ये जो टोपोआइसोमरेज 2 और टोपोआइसोमरेज 4 होते हैं इनके एक्शन जो है वो इनहिबिट करके ये डीएनए का फॉर्मेशन, डीएनए का सिंथेसिस ब्लॉक कर देते हैं। इनहिबिशन ऑफ टोपोआइसोमरेज प्रिवेंट रिलैक्सेशन ऑफ डीएनए रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन। तो जो टोपोआइसोमरेज 2 होता है यहाँ पर 2, ये टोपोआइसोमरेज 2 जो होता है अगर इसका इनहिबिशन किया गया तो ये क्या करता है, जो रिलैक्सेशन होता है डीएनए का उसको प्रिवेंट करता है। अब ये रिलैक्सेशन किस लिए ज़रूरी होता है डीएनए का, नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन के लिए। जो भी डीएनए है उसके नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन के लिए डीएनए का रिलैक्सेशन होना ज़रूरी होता है। पर ये जो टोपोआइसोमरेज 2 है ये इनहिबिट होने की वजह से डीएनए का रिलैक्सेशन जो है वो नहीं हो पाता, प्रिवेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता, वहाँ पर नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता। तो उसकी वजह से जो बैक्टीरियल डीएनए है वो प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं हो पाता और इसकी वजह से जो भी इन्फेक्शन है वो कम हो जाता है। देन नेक्स्ट है while inhibition of topoisomerase 4 interrupts the separation of DNA into daughter cells during cell division। तो ये जो टोपोआइसोमरेज यहाँ पर ट्रोपो हो गया, ये जो टोपोआइसोमरेज 4 होता है इसका अगर इनहिबिशन किया जाए तो इसकी वजह से क्या होता है, सेल डिवीजन के टाइम जो डीएनए होता है वो सेपरेट होता है डॉटर सेल्स में। तो
तो ये ड्रग क्या करते हैं, इस टोपोआइसोमरेज 4 को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से डीएनए का सेपरेशन नहीं हो पाता डॉटर सेल्स में सेल डिवीजन के टाइम, तो इसकी वजह से और इन्फेक्शन ऑकर नहीं होता। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके इंडिकेशंस, मतलब इसके यूजेस क्या होते हैं, कौन सी कंडीशंस में, कौन से इन्फेक्शंस में इसको यूज़ किया जाता है। सबसे पहला है यूज्ड इन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में फ्लोरोक्विनोलोन्स का यूज़ किया जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस इस कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है। लंग्स के इन्फेक्शन में, बॉवेल इन्फेक्शन, प्रोस्टेटाइटिस इस कंडीशन में भी इन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखेंगे कौन सी कंडीशंस में हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। चिल्ड्रंस में यूज़ नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन के टाइम यूज़ नहीं कर सकते। इपिलेप्सी, ये हमारी सीएनएस से रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो इस कंडीशन में भी हम इन ड्रग्स का यूज़ नहीं कर सकते, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। इनका डोज देखेंगे, सिप्रोफ्लोक्सेसिन का डोज है 500 mg। तो इस तरीके से ये फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्लास जो कि है मैक्रोलिड्स। तो मैक्रोलिड्स के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। मैक्रोलिड्स आर कंपाउंड विथ अ मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग विथ अटैच डीऑक्सी शुगर्स। तो मैक्रोलिड जो होते हैं ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है, जो कि डीऑक्सी शुगर के साथ अटैच होती है। इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, ड्रग्स क्लासिफाइड अंडर मैक्रोलिड्स। तो यहाँ पर हमें कुछ ड्रग्स दिए गए हैं, उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहला है इराइथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, टेलिथ्रोमाइसिन, टाइलोसिन एंड स्पायरामाइसिन। तो ये ड्रग्स हो गए मैक्रोलिड्स, इस कैटेगरी के अंडर ये ड्रग्स आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इन ड्रग्स की। Macrolides act by inhibiting the bacterial protein synthesis by preventing peptidyl transferase from adding the growing पेप्टाइड। तो ये जो मैक्रोलिड्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करते हैं, किसके थ्रू, प्रिवेंटिंग पेप्टिडियल ट्रांसफरेज फ्रॉम एडिंग द ग्रोविंग पेप्टाइड। तो पेप्टाइड में जो पेप्टिडियल ट्रांसफरेज है उसमें ऐड होने से ये प्रिवेंट करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो भी बैक्टीरिया है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। दे ऑल्सो इनिबिट राइबोसोमल ट्रांसलेशन। तो ये जो ड्रग है ये राइबोसोमल ट्रांसलेशन को भी इनिबिट करते हैं, वो एक इनका मैकेनिज्म होता है बैक्टीरिया को किल करने का। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गई मैक्रोलिड्स की। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके इंडिकेशंस, कौन सी कंडीशंस में ये यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला है ओरोडेंटल इन्फेक्शंस, मतलब माउथ के जो इन्फेक्शंस होते हैं, माउथ में अगर इन्फेक्शन हुए हैं, ओरोडेंटल जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। एटिपिकल न्यूमोनिया, इस कंडीशन में भी ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। लेगियोनायर्स न्यूमोनिया, इस कंडीशन में भी ये ड्रग यूज़ किए जाते हैं। वूपिंग कफ में यूज़ करते हैं। स्ट्रेप्टोकॉकल इन्फेक्शन, अगर स्ट्रेप्टोकॉकस की वजह से कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई कंडीशन ऑकर हुई है, तो उस कंडीशन में ये ड्रग्स मैक्रोलिड्स का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कौन सी कंडीशंस में हम ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहला है हिपैटिक डिसफंक्शन, मतलब अगर हमारा लीवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में हम ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। हाइपर सेंसिटिविटी की कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं कर सकते। ये ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं प्रेगनेंसी में। तो इस तरीके से ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनका डोज होता है, इरेथ्रोमाइसिन का डोज होता है 250 mg, ओरल रूट से ये दिया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन का डोज होता है 500 mg, ये भी ओरल रूट से दिया जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ कैटेगरीज हमने यहाँ पर देखी, कुछ क्लासेस हमने यहाँ पर देखे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।